वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। कि जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था इकोनॉमिक्स के बारे में, मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, और इसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पे ये क्लासेस मिलती रहेंगी। तो एक बार तो इस चैनल के माध्यम से बच्चों क्लास 12th की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम कराने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके अंदर कुछ बेसिक्स बातें भी करेंगे, और जितने भी आपका अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो चैप्टर 1 से लेकर के डिमांड सप्लाई मार्केट प्रोडक्शन सारे ही चीज हम कराने वाले हैं। तो प्लीज आज हम लोग ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 करेंगे। आ जाइए बच्चे। पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे पार्ट 1। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, क्या क्या कंटेंट हम कवर करेंगे, उसके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा जी इकोनॉमिक्स की, क्योंकि क्लास 11th में जब आप होते हैं तो क्लास 11th के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, और जब आप क्लास 12th में जाते हैं बेटा तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों, थोड़ा सा बेसिक बातों को भी हम रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फैक्टर्स इनकम क्या होता है, इनकम की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पर हम बेटा इनकम की फ्लो की हम बात कर रहे होते, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट को हम डील करेंगे बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कवर करी जाती है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कितने तरह की इकोनॉमिक्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की क्या इंपॉर्टेंस रही है बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बेटा इनको हम दो सेगमेंट में हमने डिवाइड करा है। यहाँ पर पार्ट 1 होगा जिसके अंदर हम सारी बातें करेंगे एक एक करके। चलिए बच्चे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या समझते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या समझते हैं, पहले मुझे ये बताइए। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं बेटा अर्थशास्त्र। यहां पर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, यहां पर इकोनॉमिक्स स्टडी करता है हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज एलोकेट ए स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो फंडामेंटल अगर हम बात करें, कुछ रूल्स की बात करें तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मानव के जितने भी हम अगर बात करें वंश की बात करें, इच्छाएं की बात करें, अनलिमिटेड होता है। कभी भी इस जीवन में कहा गया है ऐसा कि ह्यूमन वंट्स कैन नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड एट ऑल। जीवन में कोई भी व्यक्ति की आवश्यकता, कभी भी इच्छाएं पूरी तरह से समाप्त नहीं होता बेटा। एक चीज आप पूरा करेंगे कोई दूसरा चीज आपके सामने आकर के खड़े हो जाती है। तो यहां पर ह्यूमन वंट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, हमारे ह्यूमन वंट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास सीमित लिमिटेड होते हैं, दैट इज अ लिमिटेड, स्केयर्स सीमित होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, अल्टरनेटिव यूज करते हैं। तो यही बताया गया है कि इकोनॉमिक्स स्टडी कराता है किन चीजों को, कि हाउ इंडिविजुअल, कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक समाज, कैसे एक सोसाइटी अपने अनलिमिटेड वंट्स को स्केयर्स रिसोर्स की मदद से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में बेटा कौन सिखाता है आपको, इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इकोनॉमिक्स में हम उन चीजों की स्टडी करते हैं जो यहां पर क्या होता है बेटा, स्केर्स होता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं स्केर्सिटी की। स्केर्सिटी की जो प्रॉब्लम है हर व्यक्ति उसको फेस करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कमोडिटी हो, चाहे अगर हम बात करें फॉर्म्स हो या इंडस्ट्रीज हो या कंट्री, हर व्यक्ति इसको किसको फेस करता है, स्केर्सिटी को। तो यहां पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एलोकेट देयर रिसोर्स। यहां पर स्केर्सिटी की बात करते हैं बेटा। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन जहां पर क्या होता है, यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, यहां पर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कम है,
डिमांड ज़्यादा है तभी तो स्कैर्सिटी है। अगर मान लीजिए पूरा होता, इक्वल होता, तब तो ये बात ही नहीं आता। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए सपोज आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन है और आपको 1000 रुपया दिया गया है। अब आपके पास बजट बेटा हजार रुपये ही है। अब उसी 1000 रुपये में आपको अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर सिलेक्शन करेंगे, आप प्रायोरिटीज को सेट करेंगे कि पहले मुझे इस पैसे से क्या इंपॉर्टेंट, मेरे लिए क्या खरीदना जरूरी है। अमाउंट तो हम नहीं बढ़ा सकते, हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उसी बजट से हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं बेटा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? यहां पर दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, लैंड है, लैंड का इस्तेमाल आप खेती करने के लिए भी कर सकते हैं, जमीन का यूज आप खेती करने के लिए भी कर सकते हैं, और जमीन का यूज आप कहां पे कर सकते हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। वहां पर मान लीजिए कल को अगर कोई कारखाना वगैरह हो गया, या वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो ये दोनों ही अल्टरनेटिव यूजेज है, आपके ऊपर है। तो यहां पर हमने क्या बात करा कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक सोसाइटी में रहने वाले लोग, पीपल, अपने अनलिमिटेड वंड्स को रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से अपने विश को पूरा कर सकते हैं, और कैसे अपने इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है बेटा। तो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। चलिए जी बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा इसकी महत्व क्या है। जब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पास क्या है? बजट, और हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और ह्यूमन वंड्स और अनलिमिटेड है, तो कैसे करें? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कैसे हमें मैनेज करना है? कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से हम अपने अनलिमिटेड विश को और अनलिमिटेड वंड्स को कैसे हम पूरा करेंगे, इसके बारे में हमने अभी सीखा। और हम लोग अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की क्या महत्व है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर क्या होता है बेटा? जो हमारे पास साधन होता है, जो हमारे पास रिसोर्स होती है, उसका 100% एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम कर पाते हैं बच्चे। उसके बाद एनालाइज इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक के अंदर हम बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, मार्केट की डिमांड को समझते हैं, सप्लाई को समझते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करते हैं? मार्केट की बिहेवियर को हम यहाँ पर कंज्यूमर की बिहेवियर को समझते हैं कि एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहां पर अगर कंज्यूमर के एंगल से देखें तो ज्यादा प्राइस पे कम खरीदते हैं और कम प्राइस पे ज्यादा खरीदते हैं एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट एक प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो बहुत ज्यादा से ज्यादा ही प्रॉफिट चाहते हैं। प्रोड्यूसर सप्लायर्स के एंगल से देखा जाए बेटा तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जब होती है, हायर प्राइस पे हायर सेल करना चाहते हैं, क्योंकि हायर प्राइस पे हायर प्रॉफिट होती है बेटा। उसके बाद तो सबसे पहले एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एनालाइज इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करते हैं बेटा। यहां पर हम क्या करते हैं? मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं, यहां पर कंज्यूमर की बिहेवियर को समझते हैं, यहां पर प्रोड्यूसर की बिहेवियर को समझते हैं, यहां पर हम चीजों को समझते हैं, मार्केट में डिमांड क्या चल रहा है, सप्लाई क्या चल रहा है, कैसे क्या है, इन सभी के बारे में मार्केट की स्टैंडिंग को समझना कौन बताता है बेटा? तो इकोनॉमिक ही तो हमें ये सब सारी चीजें सिखाती है। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे करना है, कब हमें स्कैर्सिटी के सिचुएशन को क्रिएट करना है, क्या करना है, ये सब कुछ हमें इकोनॉमिक्स ही बताता है बेटा। हमारे पास जो साधन जो है, रिसोर्सेज जो है, लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम अनलिमिटेड ह्यूमन वंड्स को कैसे हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें इकोनॉमिक्स सिखाती हुई है बेटा। तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियल लाइक सब्जेक्ट है बेटा। मार्केट में क्या होता है जनरली, हम और आप क्या करते हैं? जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ते वो भी मार्केट की स्टैंडिंग को समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में आप जाते हैं, कोई सामान कम खरीदते, क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा होती है, और ज़्यादा प्राइस पे आप कम खरीदते हैं, और कम जब प्राइस कम हो जाता है तो ज़्यादा खरीदते हैं। भाई ये तो जो इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़े होते वो लोग भी यही अप्लाई करते हैं। तो इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा, इकोनॉमिक्स एक रियल लाइफ, जो हम डेली बेसिस में, डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो मार्केट में जाते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो परचेज करते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ों शब्दों में समझो कि इकोनॉमिक्स आपको जीवन जीने के लिए सिखाता है। मार्केट में क्या सिचुएशन होगा, कैसे हमें सप्लाई करना है, किस कंडीशन में हमें डिमांड करना चाहिए, कंज्यूमर कब ज़्यादा खरीदता है, ये सब कुछ आपको कौन बताता है बेटा? इकोनॉमिक्स बताता है। मार्केट में कब आपको मार्केट में सप्लाई करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये सारी बातें आपको ये बताता है। उसके बाद इन्फॉर्म इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में भी इकोनॉमिक्स की बहुत हेल्प होती है और बहुत ज़्यादा रोल होती है इसका। यहाँ पर कोई पॉलिसी फ्रेमिंग करना है, कोई रूल्स बनाना है, कोई लॉ वगैरह अगर हम बनाना है, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेटेड टू
इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर ये हेल्प करता है इकोनॉमिक्स आपको। तो सबसे पहला हमने अगर बात करा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर हमने बात करा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड हमने बात करा एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर, आप इकोनॉमिक की बिहेवियर को समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन्फॉर्म पॉलिसीज डिसीजन। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा हम आप बात करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, तो दो सब्जेक्ट मैटर है हमारे पास, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, तो ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, यहां पर हम छोटा सा लेवल की बात करते हैं बेटा। बट मैक्रो की अगर हम बात करें तो मैक्रोस, विच ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज लेवल पर हम बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, तो यहां पर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें प्राइस डिटर्मिनेशन करना है बेटा, तो हम कहां पर स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ऑब्जेक्टिव, माइक्रो प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इकोनॉमी, तो माइक्रो इकोनॉमिक। ये माइक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन करना। बट जब हम बेटा बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो लार्ज लेवल पर बात करते हैं, जहां पर एक कंट्री लेवल पे बात करते हैं। यहां पर आपको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है बेटा, जहां इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, जहां पर पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो यहां पर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट, एक कमोडिटी, एक व्यक्ति का डिमांड करते हैं बेटा, कहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, एक हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा हम बात करते हैं जीडीपी की, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहां पर इकोनॉमी इज एज अ होल की हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर बात करें बेटा, तो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का आपका चैप्टर स्टार्ट होती है। मैंने अभी तक जो बताया वो बेसिक्स था और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके ये क्लास। आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले आपको समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट करा। थोड़ा बहुत हमने बेसिक्स बताने का प्रयास करा कि 1 साल पहले जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में, वो चीजें आपकी रिवाइज हो गई। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर फ्लो किस चीज के फ्लो हो रही है बेटा, यहां पर इनकम की फ्लो की हम बात करते हैं। यहां पर इनकम क्या हो रही है, फ्लो कर रही है बेटा। उसके बाद हम डेफिनेशन की अगर बात करें, यहां पर डेफिनेशन की अगर बात करें बेटा, यहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो यहां पर क्या बात करते हैं, द मॉडल दैट डेपिक्ट्स हाउ मनी एंड गुड्स। बेटा जी यहां पर हाउ मनी कैसे करके पैसा, कैसे करके गुड्स की फ्लो बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। बेटा जी यहां पर हाउस होल्ड टू फॉर्म की हम बात करते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर कैसे मनी एंड गुड्स की फ्लो हो रही होती है बेटा, किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स के बीच में। इसके बारे में हमें कौन सिखाती है बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑल अबाउट हाउ मनी एंड गुड्स फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स इज एन इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड के बीच में क्या हो रही होती है बेटा, मनी और गुड्स की फ्लो हो रही होती है। फ्लो का मतलब यहां पर बहाव होता है बेटा, फ्लो बन रहा होता है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरी फ्लो बना हुआ है। चलिए बच्चे उसके बाद हम बात करते हैं ऐसा कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में काउंट होती है और कवर्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बेटा यहां पर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स होते हैं बेटा, हाउस होल्ड फॉर्म्स, गवर्नमेंट होते हैं बेटा, और फॉरेन सेक्टर होते हैं जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हम कहते हैं बेटा जी। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, सबसे पहला हाउस होल्ड्स, फिर फॉर्म्स, फिर गवर्नमेंट, फिर फॉरेन सेक्टर। यही इन्हीं के बीच में क्या हो रही होती है बेटा फ्लो हो रहा होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी इनकम की अगर बात करें बेटा, यहां पे तो फ्लो हो रहा था किसके बीच, हाउस होल्ड, फॉर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर्स। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है जो कहां पर कवर होता है बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अभी अभी हम लोगों ने जाना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो यहां पर मनी और गुड्स की फ्लो हो रही होती है बिटवीन द हाउस होल्ड टू फॉर्म्स, हम लोगों ने ये देखा और ये पॉइंट्स कवर होते हैं। सबसे पहला नंबर में क्या होता है बेटा, हाउस होल्ड, फिर हम फॉर्म्स की बात करते हैं, फिर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं फॉरेन सेक्टर जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। आइए बेटा जी एक एक करके इन लोगों को हम डिस्कस करते हैं।
चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा जी एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जो पॉइंट्स अभी हमने बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन सी चीजें कंपोनेंट्स होती है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। जिसमें से सबसे पहला जो है बेटा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स, चलिए, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। बेटा जी यहां पर अगर हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो ये कौन होते हैं? ओनर्स होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ये कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। बेटा जी हम आपको बताएंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर्स होता है। आई होप आप लोगों ने क्लास 11th में जब पढ़ाई करा होगा तो प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बेटा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर्स। लैंड को क्या मिलता है बदले में बेटा इसके रिटर्न्स में, वो भी हम बताएंगे। लेबर को क्या मिलता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कैपिटल को क्या रिटर्न्स में मिलता है वो भी बताएंगे। एंटरप्रेन्योर्स को क्या रिटर्न्स में मिलेगा, कंसिडरेशन क्या मिलेगा वो भी हम बताएंगे बेटा। सबके बदले में मिलती है बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड की जब हम बात करते हैं तो हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, दे प्रोवाइड रिसोर्सेस। ये क्या करते हैं बेटा? फॉर्म्स को रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इनकम। इसीलिए बेटा लेबर जो होते हैं उनको वेजेज मिलते हैं। यहां पर रेंट किसको मिलता है बेटा? उसके बाद इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट की बात करें तो किसको मिलता है? जो भी एंटरप्राइज होती है। और रेंट यहां पर किसको मिलता है बेटा? लैंड को रेंट मिलता है। तो यहां पर सब इन कंसिडरेशन में है बेटा जी। तो यहां पर अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की तो ये ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जहां पर ये अपने साधन को यूज करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो यहां पर लैंड के बदले में क्या मिलता है बेटा? रेंट मिलता है। लेबर को वेजेस मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं लोग, उनको क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट्स मिलता है। तो ये क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर्स है बेटा। चलिए हम लोग आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की, हम बात करेंगे फॉर्म्स। बहुत नाम सुना होगा बच्चे आप लोगों ने, फॉर्म्स फॉर्म्स फॉर्म्स। क्या होता है फॉर्म्स, उसके बारे में एक्चुअल में हम लोग समझेंगे। फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है बेटा? यूज करके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। तो यहां पर फॉर्म्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की मदद से क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करता है। दे सेल दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, अर्निंग रेवेन्यू टू रिटर्न। बेटा जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग रिटर्न्स करना। यहां पर रेवेन्यू कमाने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्म्स क्या करती हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से क्या करती है? यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है? अर्निंग करती है रेवेन्यू इन द रिटर्न्स। चलिए बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं। इन 3 सेक्टर मॉडल की हम बात करते हैं। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहां पर इन 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं। बेटा जी आइए क्या मतलब होता है द गवर्नमेंट सेक्टर? द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस। सरकार क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। यहां पर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, टैक्सेस कलेक्ट करती है। कहां से? बोथ सेक्टर से। जहां से हाउस होल्ड, अभी हम लोगों ने बात करा हाउस होल्ड के अंदर, हमने बात करा फॉर्म्स के अंदर। तो यहां पर क्या करते हैं? सरकार जो है टैक्सेस कलेक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ सेक्टर्स। बोथ सेक्टर में कौन आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर से। एंड यूजेस दिस रेवेन्यू टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंसिंग, ताकि इन्फ्लुएंस हो एंड द फ्लो ऑफ मनी ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे बेटा? गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होता है? यहां पर सरकार क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है बोथ सेक्टर से, जहां पर हाउस होल्ड सेक्टर होता है बेटा, और जहां पर क्या होता है? फॉर्म सेक्टर भी होते हैं। और यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके यहां पर यूजेस द रेवेन्यू टू प्रोवाइड द पब्लिक। यहां पर क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंसिंग, किस लिए? कि ताकि फ्लो ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज यहां पर बना रहे। तो ये क्या है बेटा? गवर्नमेंट सेक्टर। चलिए आगे बात करेंगे। और फिर उसके हम बात करेंगे बेटा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर की बात करें, अभी हम लोगों ने 3 सेक्टर बात करा गवर्नमेंट के अंदर। अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा 4 सेक्टर मॉडल्स। अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्या देखा है बेटा? गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने 3 सेक्टर मॉडल का बात हमने करा कि गवर्नमेंट के अंदर 3 सेक्टर मॉडल आते हैं। उसके बाद हमने क्या बात करा अभी कि फॉरेन सेक्टर की जब हम बात करते हैं बेटा तो ये क्या है? इन 4 सेक्टर मॉडल। यहां पर 4 सेक्टर के मॉडल होते हैं बेटा। यहां पर इन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होता है? इन ओपन इकोनॉमी द फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व, इन एन ओपन इकोनॉमी द फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व द इंटरनेशनल ट्रेड। यहां पर बेटा इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स टू एंगेज इन द इंपोर्ट्स। यहां पर हाउस होल्ड इंटरनेशनल ट्रेड
और हाउस होल्ड क्या करती है एंड फर्म्स एंगेज रहती है किन किन चीज़ों में, इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, और एडिंग complexity to the circular flow by the introducing income by in the expenditure across the borders. हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर की जहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या करा जाता है बेटा, यहां पर इंपोर्ट करा जाता है, एक्सपोर्ट करा जाता है, और कुछ चीज और एडिशन किया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सर्कुलर फ्लो। हम इनकम को सर्कुलेट करने के लिए, सर्कुलर इनकम की फ्लो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रॉस द बॉर्डर इज कॉल्ड फॉरेन सेक्टर। बेटा यहां पर 4 सेक्टर मॉडल होते हैं, इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। बेटा अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के मॉडल क्या होता है। यहां पर इकोनॉमी के मॉडल की अगर बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मॉडल। एक होता है बेटा ओपन इकोनॉमी मॉडल और एक होता है सेकंड क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। यहां पर अगर बात करें इकोनॉमी मॉडल क्या होते हैं, सबसे पहला होता है ओपन, जहां पर हम ओपन इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर इकोनॉमी कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। चलिए ये दोनों क्या है, मॉडल है इकोनॉमी के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा क्या मतलब होता है ओपन इकोनॉमी मॉडल। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्र होता है बेटा यहां पर इकोनॉमी मॉडल। तो यहां पर डेफिनेशन की बात करें, एन इकोनॉमी दैट इंटरैक्ट्स विथ अदर इकोनॉमी थ्रू ट्रेड। भाई साहब यहां पर क्या होता है, एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी के साथ क्या इंटरैक्ट रहता है, थ्रू किस चीज के थ्रू इंटरैक्ट रहता है, किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू ही क्या रहते हैं, इंटरैक्ट रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। बेटा जी हम इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। तो ओपन इकोनॉमी मॉडल की बात करें तो यहां पर डेफिनेशन, एन इकोनॉमी दैट इंटरैक्ट्स विथ अदर इकोनॉमिक्स थ्रू ट्रेड। यहां पर व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू हम क्या करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। तो यहां पर इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, फॉरेन सेक्टर की हम बात इसमें इन्वॉल्व हम कराते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को ये ओपन इकोनॉमी मॉडल के बारे में समझ आ चुका होगा। चलिए तो बेटा जी हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल का मतलब क्या होता है बेटा। तो यहां पर डेफिनेशन बात करते हैं, इकोनॉमी डज नॉट एंगेज ट्रेड विथ आउटसाइड द इकोनॉमीज। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है बेटा जहां पर क्या करते हैं, ट्रेड के साथ, डज नॉट एंगेज इन द ट्रेड विद द आउटसाइड इकोनॉमी। किसी और इकोनॉमी के साथ क्या होता है, इनकी इंटरेक्शन नहीं होती है, इनका संबंध नहीं होता, यहां पर किसी और के साथ, किसी और इकोनॉमी के साथ ट्रेड में क्या पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। जस्ट हाउस होल्ड एंड फॉर्म, यहां पर बेटा हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स की हम बात करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा जी, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहां पर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स। देखिएगा बेटा यहां पर हम बात करेंगे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्सेस फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ इनकम के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम इस डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो की हम बात करेंगे, यहां पर हम इनकम की फ्लो की बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स दिख रहा होगा बच्चे। तो चलिए हम लोग पहले किसकी बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो कैसे होंगी। तो यहां पर हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स, हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स टू फॉर्म रिटर्न इन द प्रोवाइड द गुड्स टू सर्विसेज टू हाउस होल्ड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके क्या करते हैं बेटा, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करते हैं और रिटर्न्स में क्या देते हैं। मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया कि लैंड को क्या मिलता है बेटा, यहां पर रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेज मिलता है। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स है, तो यहां पर हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल टू फॉर्म्स एंड इन रिटर्न फॉर्म्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। तो यहां पर फॉर्म्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। उसके बाद दिस इज ऑल्सो नोन एज रियल फ्लो। बेटा जी हम इसको रियल फ्लो, तो यहां पर आपके सवाल आ सकता है कि गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम रियल फ्लो भी कहते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मूवमेंट। बेटा जी यहां पर एक्चुअल मूवमेंट हो रही होती है रिसोर्सेज ऑफ गुड्स के बीच में। यहां पर जो हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं उसके बीच में क्या हो रही होती है, एक्चुअल मूवमेंट हो रही होती है। बेटा जी यहां पर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे कि फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, जहां पर इनकम फ्लो कर रही होती है, इनकम का मूवमेंट हो रहा होता है। तो इन एक्सचेंज फॉर द फैक्टर्स, in exchange for the factors of production, firms pay household in forms to wages। यहां पर हम क्या करते हैं, देखो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सिंपली ये समझो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, एक हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है, यहां पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। बट यहां पर फ्लो ऑफ इनकम की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हमने यूज करा कहां पे, गुड्स एंड सर्विसेज में। बट यहां पर हमें इनकम मिल रहा हो तो उसके रिटर्न्स में, जैसे लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को वेजेज मिलता है,
यहां पर उसके बाद इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल को, उसके बाद प्रॉफिट्स किसको मिलता है बेटा, एंटरप्राइज को मिलता है। तो यहां पर सिंपली वर्ड में ये समझो आप कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। बट यहां पर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो हमें इन साधन को यूज करने की वजह से जो हमें रिटर्न्स मिलता है, दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इनकम। आई होप अच्छे से आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, यहां पर देखो लैंड जो है, लैंड को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है बेटा रेंट मिलता है, किराया मिलता है, लेबर को मिलता है बेटा वेजेज, यहां पर कैपिटल को मिलता है बेटा इंटरेस्ट। बेटा जी यहां पर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको क्या बदले में क्या मिलती है, प्रॉफिट्स मिलता है। तो आई होप आपको ये रिटर्न्स क्लियर आ गया होगा। एक बार आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं अच्छे तरीके से। लैंड को रिटर्न्स में क्या मिलता है, लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर्स गेट्स प्रॉफिट्स। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा जी, तो यहां पर लैंड लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स चार चीजें हैं। लैंड को बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को बदले में वेजेस मिलता है, जब हम बात करते हैं कैपिटल को बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और जब एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करते हैं तो यहां पर बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है। फिर से अगेन इसको रिपीट करेंगे बेटा, यहां पर फैक्टर ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जब हम यूज करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलती है, लैंड के बदले में रेंट मिलता है बेटा, लेबर के बदले में वेजेज मिलती है, कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स के बदले में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है। तो सब कंसिडरेशन में है बेटा। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा जी अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मनी। यहां पर रोल ऑफ मनी, मनी का क्या रोल है, मनी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा, रोल ऑफ मनी। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा डेफिनेशन, द मनी फैसिलिटेट, मनी वो चीज होता है जो क्या करता है, फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है, हमें सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। बेटा जी ये हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बीच में जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में, इसमें किन चीज का इन्वॉल्वमेंट है, मनी का। तो मनी इन्वॉल्व होता है इन चीजों में। मनी फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। तो यहां पर हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बीच में क्या होता है बेटा, रोल होती है, इंटरेक्शन होती है, मूवमेंट होती है मनी की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें बेटा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या हम महत्व है इस फ्लो का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, समझते हैं कि हमारी इकोनॉमिक की एक्टिविटीज में क्या इसका इंपॉर्टेंस रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करी जाती है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। उसके बाद इंपैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इससे सरकार की जो पॉलिसीज है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनसाइट इनटू द ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी हमने बताया था आपको। तो यहां पर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड मेजरिंग नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम को मेजर करना पड़ेगा बेटा। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, इसमें नेशनल इनकम के बारे में हम बताएंगे, नेशनल इनकम क्या होता है, इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होता है, ये भी क्लासेस में कराऊंगा। तो जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको कर लीजिएगा, ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारी क्लासेस जब अपलोड होगी। तो प्लीज इन चीजों को समझेंगे। इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसीज होती है उससे क्या इंपैक्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। इनसाइट इनटू द ट्रेड ग्लोबलाइजेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट 2 जो है बेटा, हम अगले लेक्चर में लेकर के आने वाले हैं। यहां तक आप लोगों ने, आई होप सभी लोगों ने समझा होगा। यहां तक कि क्लासेस में अगर कोई भी अगर डाउट्स होता है, कोई भी आपकी कमेंट्स होती है, आपकी कोई भी सजेशन होती है, प्लीज मुझे आप एडवाइस कर सकते हैं। बाकी यहां तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, कॉपी में नोट्स बनाएं। बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर के आने वाले हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।